हेलो सभी को, सबका स्वागत है द लर्निंग रिदम में, जिसमें हम आयुर्वेद के स्वस्थ वृत्त विषय के टॉपिक हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके में। तो आज का हमारा टॉपिक है वायु। तो वायु हम अभी तक जो है स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, वायु क्या है सबको पता है, बट आयुर्वेद के हिसाब से या फिर हमारे आचार्य संहिताओं में जो उन्होंने बताया कि वायु क्या है, किस तरीके से वो समझते हैं, वो हम इसमें देखते हैं। तो उन्होंने कुछ वायु के गुण बताए दिशाओं के हिसाब से। जैसे दिशाएं होती है 10, तो उसमें से उन्होंने 4 दिशाओं के गुण बताए कि उनके हिसाब से वायु ऐसी है। तो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया। तो उन्होंने बताया पूर्वी वायु। पूर्वी वायु का गुण होता है गुरु और स्निग्ध, रस होता है मधुर और लवण, दोष होता है रक्त पित्त वर्धक। क्यों? लवण रस है यहाँ पे, इसलिए रक्त पित्त को बढ़ाएगा। योग्य क्या है? वातज प्रकृति और क्लमित। वातज प्रकृति इसलिए क्योंकि मधुर है, गुरु भी है, तो वातज प्रकृति। क्लमित फिर से मधुर है और स्निग्ध है, इसलिए वातज प्रकृति के लिए पूर्वी वायु सेवन के योग्य है, सेवनीय हम कह सकते हैं। और योग्य किसको हुई? कफज प्रकृति। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गुण है मधुर और गुरु है, स्निग्ध भी है, कफज प्रकृति, और उनके लिए तो सही नहीं रहेगी। शतक क्षीण, लवण रस होने के कारण, विषाक्त व्रणित, फिर से लवण रस होने के कारण। तो ये हो गई हमारी पूर्वी वायु। अब आते हैं हमारी दूसरी वायु, वो है दक्षिण वायु। दक्षिण वायु का रस कैसा है? मधुर कषाय, गुण है लघु, दोष है रक्त पित्त शामक, अविधायी, वात को कम करने वाले। योग्य कौन हुए? नेत्र रोगी और क्षीण। रक्त पित्त वर्धकती हमारी पूर्वी वायु, शामक है हमारी दक्षिण वायु। अगर पूर्वी वायु सेवन करके किसी का रक्त पित्त बढ़ गया हो तो हम उसको कहेंगे दक्षिण वायु का सेवन करो, दक्षिण दिशा में जो है आप बैठ जाओ, तो जो है उनका रक्त पित्त बढ़ा हुआ कम हो जाएगा। और ये अविधायी भी है, अब रक्त पित्त को भी शमन कर रही है तो दाह भी नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि मधुर और कषाय है, लघु भी है, तो इसलिए दाह ये निर्माण नहीं करती, वात को भी कम कर देती है। क्यों? क्योंकि लघु है। योग्य किसको है? नेत्र रोगी और क्षीण। मधुर और कषाय इसका रस होने के कारण ये नेत्र रोगी और क्षीण में लघु भी तो है, इसलिए क्षीण में भी दक्षिण वायु योग्य है। अब आते हैं हम हमारे उत्तरीय वायु। उत्तरीय वायु का गुण क्या है? स्निग्ध है, मृदु है, शीत है, रस कैसा है उसका? मधुर है और कषाय है। मधुर रस तीनों में आ रहा है, हमारे पूर्व वायु में भी मधुर था, दक्षिण वायु में भी मधुर है, और जो है उत्तरीय वायु में तो दोनों रस सेम है, दक्षिण वायु जैसे मधुर कषाय, मधुर कषाय। दोष प्रकोपक नहीं है, किसी भी दोष का ये प्रकोप नहीं करती, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया वायु हमारी उत्तरीय वायु, कोई दोष का प्रकोप ही नहीं कर रही, तो वहाँ पे कोई डिसीज भी नहीं होगा। तो इसमें आ रहे हैं सब योग्य, किसके लिए योग्य है ये? क्लेद और बलवर्धन हमें करना हो तो हम बोलेंगे उत्तरीय वायु का सेवन करें। क्षीण, क्षय, विष पीड़ित, इन सभी के लिए सेवनीय वायु है हमारी उत्तरीय वायु। क्यों? क्योंकि दोष का प्रकोप ही नहीं करती, इसलिए उत्तरीय वायु श्रेष्ठ हो गई। अब हमारी चौथी और लास्ट वायु जो है वो है हमारी पश्चिम वायु। पश्चिम वायु, इसका जो है गुण पहले हम देखते हैं। गुण विशद है, रुक्ष है, परुष है, खर है, तीक्ष्ण है तथा स्नेह और बलनाशक है। सारे के सारे वात को बढ़ाने वाले हैं इसके गुण तो, और इसीलिए ये दोष को क्या करती है? कफ का शोषण करेगी। रुक्ष है, परुष है, खर है, इसकी वजह से कफ और मेद धातु का शोषण करेगी, है ना। तो अगर कोई ओबेज होगा इंसान या फिर जिसमें मेदो धातु ज़्यादा बड़ा है तो उसको हम बोलेंगे पश्चिम वायु का सेवन कीजिए आप। तो अब अशुद्ध वायु जन्य व्याधियाँ कौन कौन सी होती? अशुद्ध वायु जन्य व्याधि मतलब अगर हम अशुद्ध वायु का हमने सेवन कर लिया तो हमारी हेल्थ के ऊपर या हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे, क्या परिणाम होंगे, कौन सी व्याधियाँ होगी? आयुर्वेद के हिसाब से यो होगी कास, कफ, अतिशाय, कोल्ड, शिरशूल, हेडेक, नेत्र रोग, आई डिसीजेस, ये सारी
काश प्रतिशय तो हमारे रेस्पिरेटर से हो गया, शीरशूल और नेत्र रोग जो है हमारे ऊर्ध्वजतुगत रोग हो गए। तो वायु अशुद्ध अगर हम सेवन करते तो ये 4 व्याधियाँ हो जाएंगी। तो क्या हम यहीं पे रुके? नहीं, अशुद्ध वायु है तो हमें उसको प्यूरिफाई भी करना होगा। तो वो हम प्यूरिफाई कैसे करेंगे? वो हम प्यूरिफाई करेंगे वायु शोधन किससे करेंगे? 3 चीज़ों से करेंगे। कौन कौन सी है वो 3 चीज़ें? धूपन, रक्षाकर्म और गृहरोग। ये क्या चीज़ है? धूपन तो हमें समझ में आ गया कि द्रव्य को जलाएंगे तो हम उसको धूपन करेंगे। तो क्या रक्षाकर्म अलग चीज़ है या फिर गृहरोग अलग चीज़ है? ना, इसमें भी धूपन ही होगा। रक्षाकर्म वो होता है जो हम छोटे बच्चे, जो नन्हे बच्चे हैं, जो उनकी इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जनरेट ही होने को टाइम है, तो वो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल या फिर उनका वैदिक क्षमत्व कम होने के कारण वो जो है व्याधि को जल्दी से जल्दी जनरेट करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। मतलब इम्यूनिटी कम होने के कारण वो जल्दी डिसीज्ड बन सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए जो कर्म किया जाता है उसको हम बोलते हैं रक्षा कर्म। हम छोटे बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, क्या करके? द्रव्य को जला के। गृह रोग क्या है? गृह रोग जो हमारी समझ की चीज़ें बाहर होती हैं उसको हम बोलते हैं गृह रोग। तो अगर कोई मानसिक रोग होते हैं वो गृह रोग से हम वहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो इन तीनों में भी हम द्रव्यों का ही धूपन करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इंदु में उन्होंने किस द्रव्य को जला के वायु शुद्धि करने को बोला है? उसमें बोला है उन्होंने गुगुल, अगरु, सर्जरस, वचा, गोरस, सर्षप। अगर इन द्रव्यों का हम धूपन करेंगे तो इंदु के हिसाब से वायु शुद्ध हो जाएगी। तो वही हमारे आचार्य सुश्रुत कहते हैं लाक्षा, हरिद्रा, अतिविषा, हरितकी, मुस्ता, एला, त्वक, कुष्ठ, प्रियंग। अगर इन द्रव्यों का हम वहाँ पे धूपन करते हैं तो वायु शुद्धि हो जाती है। रक्षा कर्म मैंने अभी बताया कि बच्चों के लिए जो है वो होता है कर्म, और उसमें क्या है? कंकोट, त्रिवृत्त, वचा, कुष्ठ, सर्षप आदि। वचा यहाँ पे भी आया है, धूपन में भी आया है। कुछ द्रव्य हमें यहाँ पे सेम देखने को मिल सकते हैं। गृह रोग में हम किस द्रव्य को धूपन करेंगे तो वायु शुद्धि हो जाएगी? वचा, भल्ला तक, वचा यहाँ पे भी आया है, कुष्ठ यहाँ पे भी आए हैं, घृत, सर्षप यहाँ पे भी आए हैं, निम्बपत्र। कुछ द्रव्य सेम हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे, सिद्धार्थक आदि। इसके अलावा भी और द्रव्य यहाँ पे आ सकते हैं। तो वायु शुद्धि हम इन तीनों कर्मों से कर सकते हैं, धूपन करके, रक्षा कर्म करके और गृह रोग करके। तो ये हमने आयुर्वेद के हिसाब से देखा कि वायु क्या है, 4 दिशाओं के वायु के गुण देखे, रस देखे, दोष देखे, योग्य और अयोग्य किसको, ये देखा। उसके बाद जो है हमने अशुद्ध वायुजन्य व्याधियाँ देखी, और वायु शोधन हमने 3 चीज़ों से करा। अलग अलग द्रव्य जिसमें आते हैं हमने वो देखा। अब हम आते हैं कि हमारी जो है ईयर, मॉडर्न के हिसाब से अब हम ईयर को समझते हैं कि मॉडर्न ने हमें ईयर क्या बताई है। तो ईयर क्या है? ईयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अगर हम मिक्सचर आप बोल रहे हैं तो वो किस किस से बनी है चीज़ें, उसका कंपोजिशन क्या है? तो कंपोजिशन उसका कुछ इस तरीके से है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में 78.1% में है। ऑक्सीजन जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए बहुत अहम है, वो सिर्फ 20.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है ना। तो हम तो फिल्मों में अभी तक ये तो सुनते हुए आए हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, मत जाओ मेरी ज़िंदगी से, या फिर नहीं तुम जाओगे तो मैं अपनी नस काट दूंगा या फिर मर जाऊंगा। भाई तुम तभी न मरोगे जब तुम्हारा ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो सबसे अहम क्या है हमारी लाइफ में? ऑक्सीजन लेना, सांस लेना। तो ये है, तो इसीलिए फंक्शन में हम इसको देखते हैं लाइफ फैक्टर। ऑक्सीजन नहीं लेंगे मर जाएंगे, इसलिए वेंटिलेटर पे जो भी इंसान की सांसें नहीं चलती है तो उसको हम O2 वहाँ पे लगा देते हैं। तो इसलिए यही हमारी ज़िंदगी का फैक्टर है, लाइफ फैक्टर, सबसे अहम फैक्टर। इसके बाद ईयर क्या काम करती है? कूल्स द बॉडी बाय इट्स कॉन्टैक्ट। ठंडी ठंडी हवा लगी नहीं कि हमको खुशी होने लगती है, अच्छा सेंसेशन आने लगता है, तो वो
जब भी हवा हमें लगती है तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वो कूल कर देती है। ये ही हवा का फंक्शन है, एयर का फंक्शन है। और इसी के साथ एक्ट्स एज व्हीकल फॉर डिसीज एजेंट, मतलब कुछ डिसीज एजेंट को हमारे शरीर में ट्रैवल करने के लिए हवा व्हीकल बन जाती है, माध्यम बन जाती है। ये हम एपिडेमियोलॉजी में बाद में सीखेंगे कि क्या व्हीकल है, क्या वेक्टर है, क्या ड्रॉपलेट है, वो हम बाद में डिटेल में सीखेंगे। तो ये तो फंक्शन हम देख रहे हैं। और लास्ट जो फंक्शन है इसका कि ईयर स्टिमुलाई काम करती है कैसे, जो हम सुन रहे हैं, जो अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, या फिर जो हम फूलों की गंध लेते हैं, ऑल्फैक्टरी टैक्टाइल टच से जो भी हम महसूस करते हैं उसके लिए ईयर ही ज़रूरी होती है। तो ईयर स्टिमुलाई ये तो हो गए फंक्शन। इम्प्योरिटी किससे ये खराब होती है, इम्प्योर किस चीज़ों से होते हैं? तो इम्प्योरिटी रेस्पिरेशन, क्योंकि हम ही एक बड़ा रीज़न बन जाते हैं इम्प्योर करने के लिए। इंसान ही तो जड़ है सब चीज़ों की, अगर सही से अगर वो काम करे तो नहीं है, पर अगर वो एक्स्ट्रा चीज़ें करने लगे तो वही जड़ है। तो रेस्पिरेशन, क्योंकि हम O2 अगर ले रहे हैं तो बाहर हम छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो रेस्पिरेशन भी इम्प्योरिटी का कारण बन गया। कंबशन, दहन, अगर हम किसी चीज़ को जला रहे हैं तो भी वहाँ पे इम्प्योरिटी हो जाएगी। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है, कोई चीज़ आई है तो वो जाएगी भी, कोई अच्छी है तो वो डिकम्पोज भी बनेगी। तो इसलिए जो भी डिकम्पोजिशन होता है किसी ऑर्गेनिक मैटर का, तो बहुत सारी जो है वहाँ पे गैसेस निकलती है जो कि कारण बनती है इम्प्योरिटी का। इसके साथ ट्रेड, व्यवसाय, ट्रैफिक और अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से भी ईयर हमारी इम्प्योरिटी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि सोर्सेस क्या है एयर पोल्यूशन के। अब तो हमने ये देखा कि किस चीज़ों से इम्प्योर हो रही है, अब ये कहाँ से रहे हैं, एयर पोल्यूशन के सोर्सेस क्या है ये हम देखते हैं। पहला मेजर सोर्स है ऑटोमोबाइल्स। सबसे ज़्यादा अगर एयर पोल्यूशन होता होगा तो वो होता है ऑटोमोबाइल से, यही इसीलिए इसको मेजर सोर्स बोला है। क्यों? क्योंकि क्या बाहर फेंकता है, ये फेंकता है हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, लीड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर, जो कि सब हमारे लिए हार्मफुल है। इसी के साथ अब हम आते हैं इसके दूसरे पोल्यूशन फैक्टर पे, किससे होती है? तो इंडस्ट्रीज, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है वो भी एक कारण बनती हैं। वो क्या करती हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट बाहर फेंकती है, जैसे कि फ्यूल को जो है बर्न करना, वो स्मोक जिससे जनरेट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्लाई ऐश, ये सभी वातावरण में हमारे मिल जाते हैं, तो उससे जो है हमारी एयर पोल्यूशन होता है। तो क्या सिर्फ इंडस्ट्रीज और बाहर रहने वाली चीज़ें ही सिर्फ एयर पोल्यूशन का कारण नहीं बनती? तो डोमेस्टिक सोर्स है, जो भी हम डोमेस्टिक में डस्ट हो गई या फिर जो अलग अलग चीज़ें जलाने से वजह से जो धुआं हो रहा है वो भी जो है, या फिर जो हम लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जो अगर हम ये कर रहे हैं, तो इस सब से जो है डोमेस्टिक सोर्स भी रीज़न बन जाता है एयर पोल्यूशन का। मिसलेनियस इसमें आता है बर्निंग रिफिस, कचरा अगर हम जला रहे हैं, क्योंकि उसको भी तो है हमें डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। इंसिनरेटर, ये जो हम देखा कि बायोमेडिकल वेस्ट में जो है इंसिनरेटर हमें यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसको जलाएंगे तो फिर से हमारे ऊपर ही जो है हेल्थ इफेक्ट हो जाएंगे। तो फिर इंसिनरेटर जो हम यूज़ करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, तो वो भी एक रीज़न बनता है। पेस्टिसाइड, क्योंकि वो कीटाणु के लिए हम अगर यूज़ कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पे भी जो है इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो पेस्टिसाइड है, किल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि आग लग गई जंगल में और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है अलग अलग इम्प्योरिटी हो रही है, इम्प्योरीफाइड गैसेस वहाँ पे से निकल रही है, टॉक्सिक गैसेस वहाँ से निकल रही है, तो भी वो नेचुरल सोर्स बनता है। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, ये भी जो है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से आती है मेन रीज़न के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम भी एयर पोल्यूशन का कहीं ना कहीं कारण बनता है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन।
इफ़ेक्ट क्या है, इस एयर पोल्यूशन के हमारे ऊपर क्या परिणाम होते हैं। तो ये परिणाम को हमने 2 हिस्सों में बांटा। एक हम देख रहे हेल्थ स्टेटस, जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या परिणाम कर रहा है, और दूसरा है हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्टेटस, क्या स्टेटस होता है। ये हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे।